डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की। दोनों के क्वेश्चन सेपरेटली हम सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही अलग अलग एक्सरसाइज में, ठीक है। अब अगर दोनों के क्वेश्चन को अपने आप पहचानना है और सॉल्व करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये क्योंकि ये एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस और ये एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। क्या मांगा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां से कोई वेक्टर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये ओपी वेक्टर है, मुझे इस ओपी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए ये m है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले मुझे p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो मैं उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं साथ में i और j लगा के। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसमें k नहीं होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में नहीं है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है एक्स वाई में, यानी एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर i और y के अलोंग यूनिट वेक्टर j, k इसमें नहीं होगा, है ना। तो पहले मुझे p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मैंने मान लिया कि जो p के कोऑर्डिनेट है वो x और y है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तभी तो p के कोऑर्डिनेट x और y होंगे। तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रायंगल है मेरे पास OPM, इन ट्रायंगल OPM, पहले मैंने ले लिया cos थीटा यानी cos 30, cos 30 इज इक्वल टू x अपॉन OP, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू OP cos 30, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास में OP वेक्टर, OP का मैग्नीट्यूड लेना है, हमने मान लिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो r वेक्टर के इक्वल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो r है। तो क्या हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, क्योंकि लेंथ है, देखिए हम टी रेशियो ले रहे हैं, तो टी रेशियो में हमें ओपी की लेंथ चाहिए। ओपी तो वेक्टर है, इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है और इसका मैग्नीट्यूड हमने आर मान लिया है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया r cos 30। फिर ऐसे ही हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन ले लिया, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हुआ y अपॉन r, यानी y इज इक्वल टू r साइन 30। तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई, वो क्या क्या हो गया हमारे पास r cos 30 और r sin 30। अगर मुझे इसका वेक्टर बनाना है तो x के साथ i और y के साथ j, तो मैंने लिख दिया वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग p या वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या हुआ i r cos 30 और प्लस j प्लस r sin 30 i कैप और r sin 30 j कैप। लेकिन r क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कि एक यूनिट वेक्टर है, तो गिवन यूनिट वेक्टर, गिवन OP इज यूनिट वेक्टर। अगर OP यूनिट वेक्टर है तो r इज इक्वल टू 1, यानी OP मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो क्या मिला हमें, ये तो 1 हो गया, यानी cos 30 i और प्लस साइन 30 j। cos 30 की वैल्यू √3/2 i और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 j, यानी ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर विच इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि पहले 3 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है। ये है हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। पहले यहां तक चली 4 किलोमीटर, हमने इसका नाम रख दिया OA 4 किलोमीटर चली वेस्ट की डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ उसके बाद, देन 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ एंगल 60 बनेगा, 30 नहीं। 30 उसने कहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30, तो एक्स एक्सिस से कितना 60, तो एक्स से कितना बनाएगा 60। पैरेलल वेक्टर चलेंगे, ठीक है भाई, जो डायरेक्शन इसके पैरेलल वेक्टर की होगी वही इस वेक्टर की होगी। तो हमने जो पैरेलल वेक्टर है ये जो ईस्ट
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि पूरा 90 है, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या होगा, ये 60 डिग्री पर जाएगा और यहां तक चला, सिर्फ यहां तक बी है मान लीजिए पॉइंट, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर, पूरा नहीं पता हमें कहां गया है, पूरा हमने ज्वाइन कर दिया है एक्स एक्सिस को, हमें तो बताया कि बी तक चली 3 किलोमीटर और बी पे जाके स्टॉप हो गई है, तो हमें ये ओबी निकालना है, ओबी वेक्टर, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, पहले 4 किलोमीटर इधर चली और फिर इधर चली, ठीक है। अब देखिए वही हुआ, ये एक्स वाई प्लेन में पहुंच गई है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी, ये डिस्टेंस तो सीधी है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो जो हमारे पास OA वेक्टर हुआ वो सीधा 4i कैप हो गया, एक्स एक्सिस की माइनस का होगा, सॉरी, क्योंकि एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का 4i कैप, क्यों, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में 4 किलोमीटर यानी माइनस का 4i। अब ये जो b है, ये b हमारे पास एक्सिस पर नहीं है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो पहले हमें b का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। b के पोजीशन वेक्टर के लिए फिर वही हमने अभी पढ़ा था कि अगर b की डायरेक्शन में हमें कोई यूनिट वेक्टर लेना है तो वो cos थीटा i और प्लस साइन थीटा j के इक्वल होता है, लेकिन हमें यूनिट नहीं लेना, हमें तो ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो हमने वही किया, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 3, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, चाहे तो यहां से परपेंडिकुलर डाल के अपने आप सॉल्व कर लीजिए, ये x की डायरेक्शन और ये y की, मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर, ये AB वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, 3 और इंटू cos थीटा i यानी cos 60i प्लस साइन थीटा j यानी साइन 60j, ये वेक्टर हुआ AB वेक्टर, ये वेक्टर हुआ AB वेक्टर। फिर दोबारा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो वो cos थीटा i प्लस साइन थीटा j की फॉर्म में होता है ना। यहाँ भी हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर क्या, cos थीटा i और प्लस साइन थीटा j, तो इज इक्वल टू 3 cos 60 का मतलब 1/2i और साइन 60 यानी √3/2j, ये हुआ हमारे पास AB वेक्टर, ये हुआ हमारे पास AB वेक्टर। हमें निकालना है कुल डिस्प्लेसमेंट OB, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से OA प्लस AB इज इक्वल टू OB बाय द ट्रायंगल फॉर्मूला है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल, बाय एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर और इज इक्वल टू OB वेक्टर, जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट O टू B, तो इज इक्वल टू क्या मिला, OA वेक्टर का मतलब माइनस का 4i और प्लस AB वेक्टर का मतलब 1/2i और प्लस √3/2j और इज इक्वल टू OB वेक्टर -4 और ये क्या मिला, माइनस का 7/2i और प्लस का √3/2j और इज इक्वल टू OB वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, भाई ये तो एक वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है, OB का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ OB इज इक्वल टू माइनस के 7/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 के स्क्वायर का अंडर रूट यानी 49/4 प्लस 3/4 यानी अंडर रूट 52/4 यानी अंडर रूट 13 यूनिट। अब ये फाइनली इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, तुम देख नहीं रहे हो, 3 छूट गया, ये 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा, यहाँ 3/2i और यहाँ क्या मिलेगा 3√3/2, तो कितना मिला 4 2 जा 8 और 8 माइनस 3 माइनस का 5/2i और 3√3, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस के OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट -5/2 स्क्वायर और प्लस 3√3/2 स्क्वायर यानी अंडर रूट 25/4 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27/4, आंसर तो सेम ही है बेबी, 52/4 यानी √13, आंसर पे हालांकि कोई इंपैक्ट नहीं आया है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए दो केस में पॉसिबल है। पहला केस दोनों वेक्टर कोलिनियर हो और दूसरा केस दोनों वेक्टर ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस व्हेन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, व्हेन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, तब तो सही है। अगर ये कोलिनियर होगा तो हमारे पास ये ए, ये बी और ये सी, ये पूरा वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। इंप्लाइज ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर। कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि अगर दो छोटी साइडों का, दो छोटी लेंथ का सम बड़ी वाली के इक्वल है, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहां तो ट्रू है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड है सारा, क्योंकि लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेंथ है ना, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तब तो ये कंडीशन ट्रू है। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस व्हेन वेक्टर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, when vector a b c are sides of a triangle, क्योंकि ट्रायंगल के केस में भी, ट्रायंगल के केस में भी मान लीजिए o है, ये a है और ये b है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो b और c का सम a के इक्वल होता है ट्रायंगल के एडिशन प्रिंसिपल से, है ना। लेकिन इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास OA है, OA वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे? OA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OB का मैग्नीट्यूड और प्लस OC का मैग्नीट्यूड बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक साइड दो साइडों के सम से बड़ी हो, जब थर्ड साइड दो साइडों के सम से बड़ी हो। इसका मतलब इस कंडीशन में A वेक्टर इज ग्रेटर देन, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C। इसका मतलब यहां ये ट्रू नहीं है। तो ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि अगर A इज इक्वल टू B प्लस C है देन मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C के इक्वल होगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ABC कोलिनियर होंगे। अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K, I प्लस J और प्लस K। वेक्टर B इज इक्वल टू गिवन है 2I माइनस J प्लस 3K और वेक्टर C इज इक्वल टू गिवन है I माइनस 2J और प्लस K, I माइनस 2J और प्लस K। पैरेलल टू वेक्टर, हमने मान लिया कि हमारे पास एक D वेक्टर है, D वेक्टर जो कि इक्वल है किसके? 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर और प्लस 3C वेक्टर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर इस D को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे? 2 की मल्टीप्लाई A में, तो क्या बन गया? 2I प्लस 2J और प्लस 2K माइनस B वेक्टर, तो माइनस 2I प्लस J माइनस 3K और प्लस 3C यानी 3I माइनस 6J और प्लस 3K। क्या मिला? 2I से 2I कैंसिल हो गया और कहीं I मिला, ये रहा 3I, फिर 2J और यहां प्लस J 3J और माइनस 6J यानी माइनस का 3J, फिर प्लस का 3K और माइनस का 3K यानी प्लस का 2K। ये मिला पूरा 2A माइनस B प्लस 3C यानी एक D वेक्टर। हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें? मैग्नीट्यूड ऑफ D फाइंड आउट कर लें और उसी से डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ D इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी माइनस 3 स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 प्लस 4 यानी रूट 22। तो डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। डी वेक्टर क्या हो गया? 3I माइनस 3J
और प्लस 2k होल डिवाइडेड बाई √22 डिवाइड कर दिया, यानी 3/√22i माइनस 3/√22j और प्लस 2/√22k। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन या पैरेलल। एक ही बात है, 2a माइनस b प्लस 3c। सेम आपको 6 करना है, पहले a प्लस b निकाल लेना, यहाँ उसको c वेक्टर मान लेना और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। r in which divides the line joining two points p and q। ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, ये p है ये q है, r इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा एक्सटर्नली है, r इसको डिवाइड कर रहा है कहीं एक्सटर्नली है। ठीक है, कैसे कैसे कर रहा है? p के जो पोजीशन वेक्टर है वो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, और q का जो पोजीशन वेक्टर है वो a वेक्टर और -3b वेक्टर है। इन द रेशियो 1:2 है, तो ये 1 और पूरा कंप्लीट रेशियो 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन में mb वेक्टर माइनस na वेक्टर और अपॉन m माइनस n। तो r वेक्टर इज इक्वल टू m का मतलब 1, b वेक्टर का मतलब a माइनस 3b वेक्टर माइनस n का मतलब 2 और a का मतलब 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और अपॉन m माइनस n यानी 1 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर दिया, क्या मिला? a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और अपॉन -1 a माइनस 4a यानी माइनस का 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर अपॉन -1 माइनस कॉमन ले लिया तो 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर r आ गया। हमें ये भी दिखाना है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दिखाने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट वेक्टर हमने पढ़ाया था, क्या होता है? वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर और अपॉन 2। a का मतलब ट्वाइस, उसको कैपिटल कर लीजिए क्योंकि वहां स्मॉल आए हुए हैं पहले से, तो इसका मतलब a वेक्टर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ a प्लस b और प्लस b वेक्टर a और माइनस 3b और होल अपॉन 2, तो 2a प्लस a 3a और b माइनस 3b माइनस का 2b और अपॉन 2। ये सेम नहीं आया। We have to show that P is the midpoint of Q and R, और R वेक्टर क्या हो गया? 3a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर। मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर और अपॉन OQ मतलब OR और अपॉन 2, तो क्या हो गया? a वेक्टर माइनस 3b और प्लस 3a और प्लस 5b और अपॉन 2, तो 3 और a 4a वेक्टर और 5b माइनस 3b यानी प्लस का 2b वेक्टर अपॉन 2 कॉमन, तो 2a प्लस b वेक्टर, लेकिन 2a प्लस b वेक्टर क्या है? p वेक्टर, यानी p वेक्टर इज द मिड पॉइंट ऑफ q एंड r। ठीक है, में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड गिवन है। मान लीजिए ये हमारे पास a वेक्टर है और मान लीजिए ये हमारे पास b वेक्टर है और ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ये भी हमारे पास b वेक्टर है और ये भी हमारे पास a वेक्टर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अब अगर हम बात करें इस वाले डायगोनल की, ठीक है, देखिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर यहां से हमारे पास इस डायरेक्शन में है। नाम रख लीजिए a है, ये b है, ये c है और ये d है। पहले हम इसी की बात करते हैं। अगर हम इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाएं तो क्या होगा? हमारे पास a वेक्टर प्लस bd वेक्टर, ये यहां से गया फिर यहां से गया, इज इक्वल टू b वेक्टर। इसका मतलब bd वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर और माइनस a वेक्टर। अच्छा, ये डायरेक्शन ऐसे है, ये देखिए ऐसे है। दोबारा देखिए, ये b वेक्टर प्लस d वेक्टर,
यहां से चले, यहां आए, फिर यहां आए, डी बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी डी बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी जो पहला डायगोनल है वो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के इक्वल है। जो दूसरा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल देखिए, ये वाला डायगोनल, ठीक है, यहां ए गए बी गया, क्योंकि बी की डायरेक्शन सेम ऊपर है, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी से इन ट्राइंगल ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, सी ए, यानी जो एक डायगोनल है सी ए वो दोनों के सम के इक्वल है, और जो दूसरा डायगोनल है डी बी वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। तो दोनों डायगोनल अलग अलग हैं, हमें दोनों के यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तो पहले हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर दोनों का यूनिट वेक्टर। तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए गिवन है कितना, एडजेसेंट साइड 2i माइनस 4j और प्लस 5k, और माइनस बी वेक्टर i माइनस 2j और माइनस 3k। सिंप्लीफाई किया 2i माइनस i, यानी i माइनस 4j प्लस 2j, यानी माइनस का 2j और प्लस 5k और प्लस का 3k, यानी प्लस का 8k। हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको नया वेक्टर मान लिया c वेक्टर, और यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c, यानी i माइनस 2j प्लस 8k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, यानी i माइनस j प्लस 8k होल अपॉन 112 और 64 अंडर रूट 66 अलग अलग लिख दिया, यानी 1 अपॉन रूट 66 i माइनस 1 अपॉन रूट 66 j और प्लस 8 अपॉन रूट 66 k। पहला वेक्टर तो ये है यूनिट वेक्टर डायगोनल BD का। सेम ऐसे ही डायगोनल AC का, AC में क्या है A प्लस B है सिर्फ, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर, दोनों डायगोनल का अलग अलग आएगा यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर का A माइनस बी और दूसरे वेक्टर का A प्लस बी। अब अगर हम CA निकाले वेक्टर, CA वेक्टर हमने भी बताया कि वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के इक्वल है, तो दोनों का सम 2i प्लस i यानी 3i माइनस 4j और माइनस 2j यानी माइनस का 6j प्लस का 5k और माइनस का 3k यानी प्लस का 2k। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए d वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, यानी रूट 9 प्लस 36 और प्लस 4 यानी 49, और 49 का मतलब 7। तो क्या हो गया, कैप d इज इक्वल टू d वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर, यानी 3 अपॉन 7i माइनस 6 अपॉन 7j और प्लस 2 अपॉन 7k। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल CA। तो दोनों डायगोनल का अलग अलग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर इसका एरिया तो A क्रॉस B से सीधे फाइंड आउट कर देना, ठीक है। गिवन कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और इज इक्वल टू गामा, इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा और इज इक्वल टू कॉस गामा, इंप्लाइज L इज इक्वल टू M और इज इक्वल टू N, क्योंकि कॉस अल्फा क्या है L, कॉस बीटा M और कॉस गामा N, डायरेक्शंस कोसाइंस। बट लेकिन ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो तीनों को हमने L लिख दिया, L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारे क्या हैं इक्वल है, यानी 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, सेम M और सेम N, बिकॉज L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। क्या पूछा है, डायरेक्शंस कोसाइंस, यही तो आगे प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। सो डायरेक्शंस कोसाइंस, सो DCs ऑफ OX OY एंड OZ पॉजिटिव डायरेक्शन के पूछे हैं ओनली,
तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3। L, M और N तीनों इक्वल है। ठीक है, एकदम सिंपल है कि वेक्टर A इज इक्वल टू गिवन है I प्लस 4J और प्लस 2K। वेक्टर B इज इक्वल टू गिवन है 3I माइनस 2J प्लस 7K और वेक्टर C इज इक्वल टू गिवन है 2I माइनस J और प्लस 4K। वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं है। तो हो सकता है वो लैम्डा हो या 1 हो मैग्नीट्यूड उसका, या कुछ अदर हो। हमने मान लिया कि उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है तो हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी। तो वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B इज इक्वल टू विद मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो लैम्डा A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यहां अगर वो यूनिट होगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहां में दूसरी कंडीशन भी गिवन है कि C डॉट D इज इक्वल टू 15। अगर दूसरी कंडीशन गिवन नहीं होती तब तो हम सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 1 ही लेते हैं। हमें एक वेक्टर निकालना है, हमने A क्रॉस B निकाल लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां में ये भी कंडीशन है कि एक वेक्टर के साथ उसकी प्रोडक्ट 15 है, तो मे बी इसका मैग्नीट्यूड समथिंग डिफरेंट हो। हमने मान लिया कि वो लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू अपने आप मिलेगी गिवन कंडीशन से। तो हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया, लैम्डा एज इट इज A क्रॉस B यानी I J K। ए के कोफिशिएंट 1 4 2 और बी के कोफिशिएंट 3 माइनस 2 और 7। एक्सपेंड कर दिया, आई क्या मिला 28 और प्लस 4 माइनस जे क्या मिला 7 और माइनस 6 और प्लस के क्या मिला -2 और माइनस का 12, यानी लैम्डा इंटू 32i फिर माइनस जे और यहां माइनस का 14। ये है हमारे पास वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए और बी पर, लेकिन इसकी सी की प्रोडक्ट बट गिवन है कि जो सी वेक्टर और डी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है वो 15 है। ठीक है, तो सी वेक्टर ये है, यानी 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट विद लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14k और इज इक्वल टू 15। डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स की a1 a2 b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, तो इसका कोफिशिएंट a1 का मतलब इसका कोफिशिएंट और a2 का मतलब इसका, यानी 2 इंटू 32 लैम्डा a1, यहां लैम्डा भी आएगा कांस्टेंट, फिर b1 b2 प्लस b1 माइनस 1 और इंटू b2 माइनस लैम्डा प्लस c1 c2, c1 का मतलब 4 और c2 का मतलब माइनस का 14 लैम्डा और इज इक्वल टू 15। ठीक है, सॉल्यूशन यानी 64 लैम्डा प्लस लैम्डा और माइनस 56 लैम्डा और इज इक्वल टू 15। 64 और 1 65 माइनस 56 कितना मिला 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15 और लैम्डा इज इक्वल टू 15/9 यानी 5/3, यानी लैम्डा की जो वैल्यू है वो 5/3 है। पूछा क्या है वेक्टर, तो यहां क्या करेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे यहां, है ना। वेक्टर डी पूछा है, तो वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड विद 32i माइनस जे माइनस 14k। लैम्डा कितना हो गया 5/3 32i माइनस जे और माइनस 14k। दिस इज द वेक्टर डी which is perpendicular to both a and b and c dot d is equal to 15। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस के हमने मान लिया कि लैट
ये आई प्लस जे प्लस के जो है वो वेक्टर ए है, आई प्लस जे और प्लस के। दूसरा वेक्टर बी है क्या, 2i और प्लस 4j और माइनस 5k। और तीसरा वेक्टर सी है, लैम्डा आई प्लस 2j और प्लस 3k। इसने कहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस। तो पहले हम दोनों का सम निकालेंगे और फिर यूनिट वेक्टर बी और सी का सम, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो 2 प्लस लैम्डा आई, 4 और 2 6j और माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस का 2k। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर, इसको मैंने नाम दे दिया बी प्लस सी को, कि वेक्टर डी के इक्वल है लेट। सिंप्लीफाई करने के लिए तो डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या हो गया, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, क्या मिला, अच्छा मैग्नीट्यूड अलग ही सिंप्लीफाई कर लेना था हमें, पहले मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट कर लेते हैं ना। पहले मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट कर लीजिए, आसान होगा लिखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 और प्लस 4। तो कितना हुआ, 36 और 4 40 और प्लस 4 44 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब इसका यूनिट वेक्टर डी कैप, तो डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। इसको हमने क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डी लिख देते हैं सीधा, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी क्या। तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 प्लस 6 अपॉन, ये हो गया आई, 6 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44j और माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44k। ये डी वेक्टर आया। अब इस डी वेक्टर की ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, गिवन है स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें गिवन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। इस बार सी डॉट डी इज इक्वल टू 1, सेम बात होगी बिल्कुल। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई इस सब में, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 1। a1 का मतलब लैम्डा मल्टीप्लाइड विद दिस, यानी लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा होल अपॉन, मैंने इसको r लिख दिया फिलहाल, बार बार लिखने के बजाय फिलहाल इसको r लिख दिया क्योंकि एलसीएम आएगा, सारे को एक ही बार सॉल्व कर लेंगे। फिर 6 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 6 2 जा 12 अपॉन r और प्लस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में, तो माइनस का 6 और अपॉन r, माइनस का 6 और अपॉन r। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 गिवन है, r सबका एलसीएम, तो क्या मिला 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 और इज इक्वल टू 1। क्या मिला यहां से, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा और प्लस 6 और इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू पुट कर दी, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6, r क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिला, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6, कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है, का होल स्क्वायर, बड़ा नहीं हो गया कुछ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, मल्टीप्लाई ए के साथ थी न कि सी के साथ। तो 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू r, 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग अब सही होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस 44 स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला 12 लैम्डा और माइनस 4, यानी 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी और इज इक्वल टू लैम्डा। हमने मान लिया कि सारों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। दूसरी बात, सारे परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए और इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितने भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उन सबका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल इंक्लाइन टू ए बी सी। हमने मान लिया कि लेट जो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है वो वेक्टर d के इक्वल है। हमें तीनों के साथ एंगल निकालना है, d का a के साथ भी, d का b के साथ भी और d का c के साथ भी, तीनों को इक्वल शो करना है। एक मैं फाइंड आउट करता हूं, देखिए एंगल बिटवीन a एंड d, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर d, बताइए क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट d और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ d। यही तो फॉर्मूला है, a एज इट इज इनटू d, d का मतलब है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और प्लस वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एज इट इज, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ d फाइंड आउट करना है पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d के लिए देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को हमने मान रखा है d, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और इनटू डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी। डॉट प्रोडक्ट की तो क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b प्लस ट्वाइस b डॉट c प्लस ट्वाइस c डॉट a। फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। लेकिन ये तीनों इक्वल हैं लैम्डा के, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर यानी 3 लैम्डा स्क्वायर, और इसका मतलब ये स्क्वायर के इक्वल था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 लैम्डा स्क्वायर यानी प्लस माइनस रूट 3 लैम्डा। ठीक है, यहां पुट कर दिया हमने। डॉट प्रोडक्ट की यहां पे देखिए तो a डॉट a यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, फिर a डॉट b 0 a डॉट c 0, इस प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो गया, रूट 3 लैम्डा। इससे ये कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या था, लैम्डा अपॉन रूट 3 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल यानी थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। थीटा 1 मान लिया हमने इसको पहले, किसके बीच में एंगल है, ए और डी के। अब जब आप बी और डी के बीच में एंगल निकालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, देखिए सब कुछ सेम, ये सारा काम तो हमारे पास हो चुका है। जब हम बी और डी के बीच में करेंगे यहां बिटवीन बी एंड डी, तो यहां भी क्या जाएगा बी, यहां भी क्या जाएगा बी, सारी पोजीशन एकदम सेम, यहां भी क्या जाएगा बी, यहां हो गया थीटा 2, तो अब की बार क्या बचा हमारे पास, यहां बी। अब यहां से आगे दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बी ए के साथ 0, बी बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं रूट 3 लैम्डा। बी से ये कैंसिल यानी लैम्डा अपॉन रूट 3 लैम्डा कैंसिल यानी 1 अपॉन रूट 3, तो cos थीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और थीटा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड सेम cos थीटा 3, यहां सी कैंसिल सब कुछ, फिर अगेन 1 अपॉन रूट 3, यानी जो a प्लस बी प्लस सी है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है तीनों पर, ए बी और सी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैंने सॉल्व कराया है, ध्यान से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15।
हमें गिवन है a प्लस बी डॉट a प्लस बी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a और b म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने पहले ही मान लिया कि लेट a एंड b आर परपेंडिकुलर, दोनों तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। तब हमने प्रोडक्ट की दोनों की a प्लस बी और इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी a डॉट b और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos पाई बाई 2। देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 2a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 2, क्योंकि हमने मान लिया है कि a और b परपेंडिकुलर हैं। cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, बिकॉज cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इंटू डॉट a प्लस बी वो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड पार्ट उल्टा मान लेंगे हम, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कहा है। अब हम मान लेंगे ये दोनों इक्वल हैं और हम प्रूव कर देंगे कि थीटा पाई बाई 2 है। देखिए now let a plus b into a plus b डॉट प्रोडक्ट है और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। वही ओपन किया सेम यही आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ना तो ये 0 है ना तो ये 0 है, गिवन है, इसका मतलब cos थीटा 0 implies cos थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। और अगर cos थीटा 0 है तो इसका मतलब cos पाई बाई 2 यानी थीटा पाई बाई 2 है, implies वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a इज परपेंडिकुलर टू b।